नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सवाल पूछा गया, क्या वाकई में इस बार सीजनल डिजीज का प्रकोप होगा? चिकित्सा मंत्री ने कहा कि नहीं, मिनिमम होगा और जो है उसको कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन सवाल इन सब के बीच में है, क्या वाकई में अभी से हम ये मानकर चल सकते हैं कि क्या डेंगू का प्रभाव इस बार कम रहेगा? क्योंकि एक आंकड़ा सामने आया जिसमें कहा गया कि वर्तमान की तारीख तक बीते साल 14 लोगों की जान डेंगू से गई, लेकिन इस बार सिर्फ एक की गई। हम आंकड़ों पर नहीं जाते, लेकिन सवाल यह कि बीते साल मानसून कब आया, कब रुखसत कर गया? पिछली बार कितनी बरसात हुई? पिछली बार अल नीनो इफेक्ट, इस बार ला नीनो इफेक्ट, और बरसात अभी भी चल रही है राजस्थान के कुछ हिस्सों के अंदर। तो क्या बीते साल जो हमें सितंबर के बीच में नजर आ रहा था, इस बार अक्टूबर के मिड में नजर आएगा? क्योंकि अभी पानी सड़ना शुरू होगा, जहां जहां भरा है वहां मच्छर पनपने शुरू होंगे। हमें अभी तक कहीं पर भी फॉगिंग नजर नहीं आई है। तो सवाल यह है कि क्या वाकई में अभी वो स्थिति आनी बाकी है जो बीते साल इस वक्त तक आ चुकी थी, और क्या हम उसके लिए तैयार हैं? आज बात इसी मुद्दे। तो क्या वाकई में कहा जाए कि प्रदेश के अंदर कंट्रोल में सीजनल डिजीज है, या फिर कंट्रोल में अभी दिखाई दे रही है और अनकंट्रोल होना बाकी, और उसको कंट्रोल करने की तैयारियां शुरू कर दी गई? बहरहाल चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने आंकड़े रखे। उन्होंने कहा कि पिछले साल और इस साल के सरकारी आंकड़े का अगर जिक्र करें तो डेंगू से पिछले साल 14 मौतें हुई थी, जबकि इस साल 1 मौत हुई। सर्वाधिक प्रभावित इलाकों की बात की जाए तो उदयपुर में 14% केस आए, जयपुर में 11%, जयपुर ग्रामीण में 7% और दौसा में 6% केस आए। पिछले साल के मुताबिक इस साल उदयपुर जिले में 302, गंगापुर सिटी में 77, बीकानेर जिले में 174 केस बढ़े थे। लेकिन सभी जगह कंट्रोल में स्थिति है। स्क्रब टाइफस से पिछले साल 4 मौतें हुई थी और 2092 पॉजिटिव मिले थे। इस साल अब तक 6 लोगों की मौत हुई है और 2095 केस दर्ज किए गए। जिलेवार बात की जाए तो उदयपुर में सर्वाधिक 335 केस बढ़े हैं, जबकि जयपुर में 330, राजसमंद में 228 और कोटा में 107 केस पिछले साल के मुकाबले बढ़ गए। खिमसर ने दावा किया है कि चिकित्सा विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, किसी भी जगह पर इंतजामों में कोई कमी नहीं है। अगले 3 सप्ताह बीमारियों के रहेंगे और इसी हिसाब से इसे चुनौतीपूर्ण माना गया। लेकिन क्या वाकई में हम चुनौती से निपटने के लिए तैयार हो, और क्या इस बार वो परिस्थिति नहीं बन रही जो सीजनल डिजीज के प्रकोप को हमारे आसपास महसूस कराए? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जगदीश सोनी जी जुड़े हैं, कोटा CMHO हैं। हमारे साथ जुड़े हैं S बनर्जी सर, जो कि फिजिशियन हैं। शुरुआत जगदीश सोनी जी आपके साथ। सर, क्या माने कि बीते साल तो बरसात बेहद कम थी, कई इलाकों के अंदर बरसात थी भी नहीं। इस बार तो जमकर पूरे राजस्थान में बरसात हुई है और अभी भी कई कई हिस्सों के अंदर हो रही है। तो क्या हम कह सकते हैं कि अभी सीजनल डिजीज का प्रकोप आना बाकी है? जगदीश सोनी जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए वापस उनसे जुड़ते हैं। S बनर्जी सर हमारे साथ हैं। बनर्जी सर, क्या हम कहें कि अब हमें और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि बरसात खत्म होने के बाद टेम्परेचर बढ़ा है, गर्मी बढ़ी है, और ये एक मुफीद एटमॉस्फेयर होता है डेंगू के मरीज को पनपने के लिए, मलेरिया के मरीज को पनपने के लिए। मानकर चलें इस वक्त सबसे ज्यादा हिदायत की जरूरत है। ऐसा है कि बरसात तो खत्म हो गई, पर जलाशय जो पानी इकट्ठा थे वहाँ पे मस्कीटो ब्रीड कर रहे हैं। स्क्रब टाइफस के लिए छोटी मोटी जो झाड़ियाँ हैं गांव के आसपास, जहाँ आप रहते हैं उसके आसपास, वो चलेंगे अभी सर्दियों तक। तो ये चीज़ जो है बरसात के बाद इसका प्रकोप ज़्यादा होता है और ये कंटिन्यू करेगा आने वाले कुछ टाइम तक।
और ये जो 4 मौसमी बीमारियां हैं, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया और एक स्क्रब टाइफस, ये इस मौसम की विशेषता होती है। बरसात से ये शुरू होती है और बरसात के आगे तक चलती है, विंटर्स तक चलती है। जी, तो सर इस बार सबसे ज्यादा खतरा आपको किससे नजर आ रहा है? इन चारों में से कौन सी बीमारी ज्यादा घातक हो सकती है? इनमें से ऐसा है कि जैसे मलेरिया, स्क्रब टाइफस, इनके तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। और स्क्रब चिकनगुनिया जो है उसमें मॉर्बिडिटी ज़्यादा होती है, तकलीफें ज़्यादा होती है, मौत का रेट बहुत कम होता है। इन सब में सबसे ज़्यादा डर हमें डेंगू से होना चाहिए, क्योंकि डेंगू में जाके कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम, इनका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ सपोर्टिव है। टाइम से हॉस्पिटल पहुंच जाए और इसकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट हो, वो है। तो इसलिए इन सब चारों में ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। सर कुछ राज्य जो हमसे लगे हुए हैं उनके अंदर डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, और डेंगू के केसेस के अंदर हर बार की तरह इस बार भी जो प्लेटलेट्स हैं वो ड्रामेटिकली डाउन हो रही हैं। तो क्या उसको लेकर हमारा कोई बैकअप प्लान है कि भाई अगर इस तरीके के केसेस तेजी से बढ़ते हैं तो हम किस तरीके से उन्हें कंट्रोल करेंगे? देखिए, डेंगू होता है, वायरल फीवर है, इसमें प्लेटलेट्स कम होना मतलब एक नॉर्मल प्रकरण होता है। इसमें मैं आपके माध्यम से पेरिफेरी पे जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है उनको मैं बताना चाहूंगा कि प्लेटलेट कम होने में कोई हाय तौबा नहीं है। इट इज नॉट ए पैनिक सिचुएशन। हमारे को ये देखना है कि रिपीटेडली डेंगू पॉजिटिव पेशेंट है, उसका ट्रीटमेंट लोकल लेवल पे ही करें और प्लेटलेट डेली टेस्ट करते रहे। अगर वो गिरता जा रहा है, और इसका प्लेटलेट रिप्लेसमेंट 2 ही सिचुएशन में होता है, या तो 10 या 20 हजार तक आ जाए तो हमें इसको हायर सेंटर रेफर करना चाहिए प्लेटलेट सप्लीमेंटेशन के लिए। ठीक है। या दूसरा है कि ब्लीडिंग चालू हो जाए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कितना प्लेटलेट है, जैसे कि नाक से खून निकलना, कान से या स्किन के ऊपर खून के थक्के जमा हो जाना, ये आंखों पे, ये कंजंक्टिवा पे ब्लड के क्लॉट्स दिखने लग जाएं, तो ऐसे सिचुएशन में हमें प्लेटलेट्स देना है। इसके अलावा अगर प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, हमें मरीज को शहर की तरफ, टर्शियरी हॉस्पिटल की तरफ बिल्कुल नहीं दौड़ाना चाहिए, क्योंकि वैसे ही वो ओवरवर्क्ड है, ओवरलोडेड है। इसके ऊपर मरीज आता है, वो तो अपने मरीज को सबसे ज्यादा सीरियस समझता है। कल 1 लाख था, आज 50,000 हो गया, और कोई सिम्टम्स नहीं है। वो सिर्फ इसी बात के लिए आ रहा है कि मेरे प्लेटलेट्स तो आधे हो गए कल 24 घंटे के अंदर। कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, वो पेरिफेरल सिस्टम में भी इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। हाँ, ये है कि ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लेटलेट्स अगर गिरते जा रहे हैं और ये 2 सिचुएशन अगर डेवलप हो रहा है, तो इसको प्लेटलेट रिप्लेसमेंट की जरूरत है। तब हमें या तो उसी लेवल पे ट्रीटमेंट हो या हमें टर्शियरी हॉस्पिटल की तरफ। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर जगदीश सोनी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीश सोनी जी, जगदीश जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लग रहा है कुछ सिग्नल का इशू है। लेकिन बैनर्जी सर, भाई क्या आपको, हालांकि मुझे दिखाई नहीं दी, मैं जयपुर में मैं भी रहता हूं सर, क्या आपको फॉगिंग अभी तक नजर आई है? क्या मॉस्किटोज को मारने के लिए जो अलग अलग तरीके के प्लान एग्जीक्यूट किए जाते हैं जमीन पर, क्या उसको लेकर कोई पॉलिसी एग्जीक्यूट की गई है कि भाई इसको कितनी स्पीड में करना है? फॉगिंग तो मैंने देखा नहीं है, पर ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। ये भी एक मतलब नीजर फिनोमेना है, बरसात आई और आप फॉगिंग कर रहे हो। इसका कोई परमानेंट इलाज क्यों नहीं हो कि भाई पानी जो इकट्ठा हो रहे हैं, छोटे मोटे जो मलेरिया वाले जो घूमते हैं, ये 12 महीने क्यों नहीं घूमते हैं? पानी की टंकियों के ढक के रखना, छोटे मोटे पानी जो इकट्ठे होते हैं वो फुल स्लीव्स के कपड़े पहने जाएं। गैम्बूस या मछली जो है वो पानी जहां पे इकट्ठे हैं वहां पे छोड़ना चाहिए। दिस इज ए ऑनगोइंग प्रोसेस, नॉट ओनली ड्यूरिंग दी विंटर मानसून पीरियड। तो ये ओवर ऑल द टाइम होना चाहिए। चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू तो मस्कीटो से ही होती है जी, है ना। दूसरे अलग अलग वैरायटी की मस्कीटो होते हैं, और स्क्रब टाइफस जो है वो अलग है, जो छोटे मोटे पौधे हैं उस पे जो पिस्सू जो कीड़े होते हैं उससे वो रिकेट्शियल डिजीज होती है,
तो ये मिलते जुलते से सिम्टम्स होते हैं इनके। जी। तो मेरे ख्याल से ये जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है ये ऑन गोइंग होना चाहिए, सिर्फ हमें फॉगिंग के ऊपर नहीं डिपेंड करना चाहिए। फॉगिंग करते हैं, सड़क के बीच में से करके चले जाते हैं, घरों के अंदर तो मच्छर चुप के बैठे हुए हैं, सोफा के पीछे, बेड के नीचे, उनको कैसे आप हटाओगे? तो पहली बात तो है ही नहीं, है तो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। लेकिन सर हम तो महसूस करें कि जो सोफे के नीचे है, जो बेड के नीचे है, उन पर ना तो मॉस्किटो किलर जो मशीन्स आती हैं वो काम कर रही हैं, ना ही जो कोयल आ रही है वो काम कर रही हैं, ना ही स्टिगर्स है वो काम कर रहे हैं। तो क्या उनका भी डीएनए अपग्रेड हो गया है? तो फिर कैसे कंट्रोल करें सर? नहीं डीएनए तो ये जो जहाँ पे पनप रहे हैं मॉस्किटो, जहाँ पे जड़ है वहां पे उसको अटैक करना है। ये पानी जहाँ पे इकट्ठे हैं, जो यूजलेस पानी है, वहां पे जो तरीके हैं अलग अलग तरीके के, जैसे ऑयल का एक लेयर डाल देते हैं और दवाइयाँ डालते हैं मॉस्किटो में, या पानी की टंकियां कवर रखते हैं, या जो कोकोनट के शेल हैं, पुराने टायर हैं, पुराने बाल्टियां हैं, उसमें पानी पड़ा रहता है, इसी में ही तो ब्रीड करते हैं। तो ये सब चीजें डॉक्टर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर नहीं, आम आदमी को भी इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए। सर एक इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले जगदीश सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कोटा के सीएमएचओ हैं। जगदीश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? बिल्कुल आवाज आ रही है सर। कोटा का स्टेटस बताइए सर सबसे पहले तो, क्योंकि पानी तो बहुत है वहां पर। जो सीजनल डिजीज हैं उनमें से सबसे ज्यादा प्रकोप अभी किसका दिखाई दे रहा है और वहां के आंकड़े क्या हैं अभी? कोटा में अभी डेंगू का प्रकोप है, लेकिन लास्ट ईयर के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले इस बार 1000 केस कम है। अभी जो केसेस निकल रहे हैं वो डिस्पर्स्ड, स्कैटर्ड निकल रहे हैं, एक जगह कहीं भी इकट्ठे केस नहीं निकल रहे। डेली 4-5 केस, 2, 3, 4, 5 इस तरह से निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं यहाँ पर। अभी तक 183 केस निकले कल तक अभी कोटा में, जनवरी से अभी तक के। नहीं लेकिन सर अभी तो मानसून गया ही है। अमूमन होता है कि भाई मानसून जाने के 10 से 15 दिन के बाद सीजनल डिजीज का प्रकोप दिखाई देता है, तो उसके लिए हम तैयार हैं क्या? बिल्कुल, उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। तैयारी हमारी, हमने जब जनवरी में 1-2 केस निकलना शुरू हुए थे तो फरवरी से ही हमने हमारी पूरी टीमें एक्टिवेट कर दी थी और हमारी टीमों को सर्वे का पूरा प्लान बता दिया था हमने, किस तरह से सर्वे करना है। उस टाइम पर तो इतने वाटर कंटेनर नहीं थे कि कूलर, टंकियां ज़्यादा नहीं चल रही थी, उस टाइम पे काम में नहीं आती थी। लेकिन हमने अंडर वाटर टैंक, जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट्स थी जहां पानी भरा होता था, वहां पर हमने अपनी टीमों को भेजकर उसमें एमएलओ डलवाया। उसकी वजह से एकदम से केस निकलना बिल्कुल कम होते गए और मार्च में, अप्रैल में आके हमारे पास केसेस रिकॉर्ड बहुत कम हो गया था। 7 केस निकले थे अप्रैल में। अब तो सर उसके बाद मई में थोड़े से कहीं ना कहीं पानी भरा होगा सर। अब तो क्या इस प्रैक्टिस को हम रिपीट करेंगे वहां? हाँ, अभी बिल्कुल हमारी प्रैक्टिस अभी लगातार चल रही है। हमारे लगभग 102 तो हमने डीबीसी, जो डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स हैं, वो लगा रखे हैं। उसके साथ एक आशा है उस एरिया की, उसके साथ एक एएनएम है। इनकी टीमें अपने अपने एरिया में डिस्पेंसरी वाइज हमने पूरे एरिया डिवाइड कर रखे हैं। वहाँ पर वो डेली अपने हाउसेज को चेक करती, जितने उनको टारगेट दिया होता है। कम से कम 30 से 50 घर डेली चेक करने होते हैं। उसमें टंकी, कूलर, परिंदे, वाटर पॉट और गमले के नीचे की ट्रे और छत पर रखा हुआ कबाड़, किसी भी तरह का, नारियल है, टूटे फूटे टायर हैं, बर्तन हैं, उन सबको चेक करते हैं और उनमें पानी खाली करते हैं और रगड़ कर साफ कराते हैं। ये हमारी टीमें अभी भी डेली काम कर रही है और हर जगह जहाँ भी केस निकलता है वहाँ भी हमारी टीम जाती है। और उस एरिया में अभी तक तो ये था कि 50 घरों का सर्वे करते थे और 50 घरों में पायरीथ्रम स्प्रे किया जाता था, लेकिन हमने इस बार इस क्राइटेरिया को बढ़ाकर 100 हाउसेस का कर दिया है, ताकि जो छोटे छोटे हाउस के घर, छोटे छोटे हाउस हैं, तो उनमें मच्छर की कैपेसिटी होती है कि ज़्यादा दूर तक उड़कर चला जाएगा वहाँ पर। तो 100 हाउस कवर करा रहे हैं हम। या फिर जिस बस्ती में, एक बस्ती में अगर कहीं केस निकल रहा है और उसमें 150-200 घर हैं,
तो हम उस सारे घरों को एक ही दिन में कवर करा देते हैं ताकि वहां पर दूसरा कोई केस नहीं निकल पाए। ठीक है सर, ये तो अच्छी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं भाई, ये तो अच्छी प्रैक्टिस है। डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, RUHS के प्रोफेसर हैं। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मी चौधरी जुड़ गई हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं। लोकेंद्र सर, जयपुर को लेकर हमेशा से चिंता बनी रहती है कि भाई कहा बहुत कुछ जाता है और होता बहुत कम है। मसलन कह तो ये दिया जाएगा कि केस नहीं आने देंगे, हम जगह जगह फॉगिंग कर देंगे, हम लार्वा पनपने नहीं देंगे, हम पूरे तरीके से डेडिकेटेड हैं, लेकिन फिर होता नहीं है। इस बार हम माने कि कोई शिकायत नहीं, पूरे तरीके से हम तैयार हैं। सर, आपका ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम टेक्निकल टीम को बोलेंगे कि एक बार जरा चेक करें। लक्ष्मी चौधरी जी हमारे साथ है, मेडिकल ऑफिसर हैं। लक्ष्मी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? लक्ष्मी जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सर, बिल्कुल सुन पा रही हूँ मैं आपको। हम मैम बताइए कि हम क्या अभी इतना वहन सहन करने के लिए तैयार हैं कि भाई जितने भी केसेस आएंगे मिनिमम टाइम के अंदर उनकी रिपोर्ट तैयार कर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उनको हम बता सके कि भाई ठीक है, आपको डेंगू डिटेक्ट हुआ है, आपको मलेरिया डिटेक्ट हुआ है या फिर कोई और डिजीज डिटेक्ट हुई है। एक लंबी वेटिंग तो नहीं है सरकारी अस्पतालों में? जी सर, मैं इसके लिए ये कहना चाहूंगी कि जितनी अपनी राजस्थान की जो पॉपुलेशन है उसको देखते हुए अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की फैसिलिटीज देखी जाए तो लगभग कवर करने के योग्य है सारी चीजें। पर फिर भी अगर अपन कोशिश करें कि कई केसेस ऐसे होते हैं जो ऑन स्पॉट अपने पास में आते हैं, काफी लंबा फीवर का हिस्ट्री लेकर आते हैं, 5-7 दिन के बाद में कंटिन्यूअस हाई ग्रेड फीवर लेकर के जो आते हैं, वो ऑलरेडी इतना केस जो है डेलिकेट हो चुका होता है कि अपन उसमें ऑन स्पॉट कुछ कर नहीं पाते। विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अपन उसमें एकदम से हाई मेजर्स नहीं ले पाते। फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी फैसिलिटीज है उसमें कई एंटी पायरेटिक्स ड्रग्स है, कई एंटी मलेरिया ड्रग्स है जो अपन प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट फैसिलिटीज में भी। लेकिन ये है कि पॉपुलेशन जो है वो खुद अगर थोड़ा जागरूक हो तो ये केसेस जैसे पिछले साल से इस साल डिक्लाइन हुए हैं, आगे आने वाले ईयर्स में और भी कम देखने को मिलेंगे। और ये है कि अपन अपनी पॉपुलेशन को, अपनी जो भी जनता है उनको ये समझा सके कि एक बार को जब फीवर आ रहा है या बुखार की जो 1 दिन हुआ 2 दिन हुआ तो अपन उस टाइम पीरियड के अंदर ही नजदीकी चिकित्सालय में चले जाए और उसकी जो है जांच जो है प्रॉपर करवा ले। अदरवाइज अपन इतनी जल्दी होम टू होम जाकर जांचें नहीं करवा पाते। पेशेंट हमारे पास आएगा तो ही हम जांचें करवा पाएंगे, हम उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट उसी के बाद दे पाएंगे। सीवियरिटी जो है केसेस की वो पता जो चलती है उस बेसिस पर अपन देते हैं। माइल्ड जो फीवर होता है उसमें घर बैठकर भी पेशेंट ठीक हो सकता है आफ्टर अ प्रिस्क्राइब्ड। लेकिन मैम जो निःशुल्क दवा योजना है, क्या उसमें ये तमाम जो सीजनल डिजीज हैं उनकी बीमारियां की जो दवाएं हैं क्या वो मरीजों को निःशुल्क मिल रही हैं या कोई कमी हमें महसूस हो रही है? मिल रही है सर। कोई कमी तो नहीं है मैम, शॉर्टेज तो नहीं है मेडिसिन की? नहीं नहीं सर, शॉर्टेज इन द सेंस ये होता है कि कभी कभार जो है डे वाइज भी अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट फैसिलिटीज में कोई 1-2 डे होते हैं, जैसे मंडे ट्यूसडे थर्सडे। इनमें क्या होता है कि पॉपुलेशन एक साथ आ जाती है, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है गवर्नमेंट कोई जॉब कर रहा है या फिर घर में कोई साथ में लाने वाला नहीं होता है, तो वो जो दिन होते हैं उन दिनों में कई बार थोड़ी दिक्कत फेस करने को मिलती है। अदरवाइज ऑल सेटल रहता है, सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से उपलब्ध है। ठीक है, लोकेंद्र सर हमारे साथ बने हुए। लोकेंद्र सर, आवाज आ रही है आप तक मेरी? पता नहीं सर, हम आपसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। आप मुझे ये तो यकीन है कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, लेकिन आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है और हम आपसे जुड़ना भी चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं। एक बार फिर हम आपको ट्राई करेंगे कि आपका ऑडियो हम तक पहुंचे किसी तरह। लेकिन बैनर्जी सर, राजस्थान के अंदर अमूमन हम देखते हैं कि जब सीजनल प्रकोप शुरू होता है या किसी भी बीमारी का प्रकोप शुरू होता है तो कुछ विंग को हम डेडिकेटेड विंग बनाते हैं। क्या इन सीजनल डिजीज के लिए हमें इस तरीके की किसी प्लान पर जाने की जरूरत है या रूटीन में जो चल रहा है, ओपीडी चल रहा है, आईपीडी चल रहा है, जो जिस तरीके से चल रहा है वो वैसे ही कंटिन्यू करेगा? इस टाइम जो सीजनल डिजीजेज होती हैं उनका इतना ज़्यादा लोड हो जाता है
कि नॉर्मल मरीज भी आ रहे हैं। मैं जैसे टर्शियरी हॉस्पिटल एसएमएस की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 40 साल तक मैंने काम किया है, तो पूरे शहर के, पूरे स्टेट के और पास के स्टेट के भी पूरे मरीज आते हैं। इसके ऊपर जो है ना सीजनल मरीजों के लोड और बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में डेडिकेटेड वार्ड्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। हमने देखे हैं कि डेंगू मलेरिया में हमें कॉरिडोर में और 2 बेड के बीच में मरीज फर्श पे लेटा हुआ था, वो एक टाइम था। अब ये है कि डेडिकेटेड वार्ड्स खुल गए हैं और आपकी ओपीडीज भी लंबे आवर्स तक, इसकी जरूरत है सीजनल डिजीजेस के टाइम में, पर इसको ऑल द ईयर राउंड करने का कोई औचित्य नहीं है। सर, आरयूएचएस की भूमिका आप कैसी देख रहे हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी इस तरीके का कुछ एसएमएस पर भार पड़ता है तो हम उसको शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं आरयूएचएस की तरफ। क्या आरयूएचएस एक बड़ी भूमिका निभा सकता है? बिल्कुल निभा सकती है। ये एक अपकमिंग हॉस्पिटल है और इसको हमने प्रूव किया ड्यूरिंग कोविड टाइम। आपको भी ध्यान होगा, आपके साथ मेरे कई सेशंस हुए थे उस टाइम, और उस टाइम हम, आई बीइंग एन एचओडी ऑफ मेडिसिन वहाँ पे एसएमएस में, तो हमने इसको पूरे आरयूएचएस हॉस्पिटल को हमने इसमें ले लिया था कोविड के लिए। तो उस टाइम सारी पेशेंट्स जो है उधर गए थे और उसके बाद इसका एक एस्टेब्लिशमेंट हो गया है। और लॉन्ग रन में एसएमएस के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है, तो एक पैरेलल गवर्नमेंट सेक्टर में दूसरा हॉस्पिटल आना चाहिए और आ रहा है, जरूरी है। और ये जयपुर या स्टेट के लोगों के लिए एक वेलकम है। आई थिंक इट शुड बी अप्रिशिएटेड ऑल राउंड। बनर्जी सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जगदीश जी, आपका भी शुक्रिया। लोकेंद्र सर, अफसोस रहेगा कि भाई हम आपसे एक्सपर्ट कमेंट नहीं ले पाए, हमने पूरी कोशिश की आपको जोड़ने की। अगली बार हम आपको जोड़कर आपसे भी समझेंगे कि किस तरीके से सीजनल डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है। लक्ष्मी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। हम आपको सिर्फ इतना कहेंगे कि आपको भी एक्सपर्ट बनने की जरूरत है और आपको सिर्फ इतना एक्सपर्ट बनना है कि अपने घर के अंदर चेक कीजिए कि किस बर्तन के अंदर पानी बेवजह भरा हुआ और कई दिनों से भरा हुआ, उसे क्लीन कीजिए, क्योंकि वो जो पानी भरा हुआ है ना, उसी में मच्छर पनप रहा है और वही आपको बीमार कर सकता है। तो उससे बचने की जरूरत है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।